तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे वर्णमाला के बारे में। और वर्णमाला जो है उसमें हमने लास्ट टाइम हमने जो डिवाइड करा था वर्णमाला को दो भागों में विभाजित करा था। एक था स्वर और दूसरा क्या था व्यंजन। इस तरह से हमने क्या करा था विभाजन करा था हिंदी की जो वर्णमाला है। और मैंने आपको बताया था कि स्वर किसे कहते हैं, जिनका स्वतंत्र रूप से क्या करा जाए उच्चारण किया जाए उन्हें हम क्या कह देते हैं स्वर कह देते हैं। और व्यंजन किसे कहते हैं जो क्या हो किसकी सहायता से बोले जाएं, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं व्यंजन कह देते हैं। स्वर के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स बता रहा हूं उसके बाद आगे मैंने बताया था कि स्वरों की जो संख्या है वो कितनी होती है 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है 11। वहीं अगर मैं बात करूं तो उच्चारण एवं मात्राओं के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है 10 होती है। और मूल भाषा में अगर मैं बात करूं तो स्वर की संख्या कितनी होती है 13 होती है। इस तरह से हम क्या करते हैं स्वर का विभाजन करते हैं किसमें। और अगर आपसे पूछ ले कि भोलानाथ त्रिपाठी के अनुसार, भोलानाथ तिवारी के अनुसार जो स्वरों की संख्या है वो कितनी है तो याद रखना 10। उनके अनुसार भी कितनी है 10। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसको नहीं माना है री को, उन्होंने स्वर की संख्या नहीं दी। क्वेश्चन ध्यान से सुन लो कि भोलानाथ त्रिपाठी ने किसको स्वर नहीं माना है तो याद रखना री को स्वर ना मानकर उन्होंने स्वरों की संख्या कितनी दी है 10। क्लियर अपनी बात। अगला अगर हम बात करें तो मैंने बताया था कि मूल भाषा में स्वरों की जो संख्या होती है अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी होती है 8। इस तरह से हमने क्या करा था पूरे को डिफाइन करा था और स्वर के बारे में बताया था। इसके बाद लास्ट में मैंने आपको बताया था अंग और आह। इन्हें क्या कहा जाता है अयुग्म। इसे कहा जाता है अंको अनुस्वार। क्या कहा जाता है अनुस्वार। और इसे क्या कहा जाता है विसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है विसर्ग। और इसी तरह से मैंने लास्ट में आपको बताया था आगत स्वर। आपसे पूछा जाए कि आगत स्वर क्या अंश है तो आ क्या है आगत स्वर। इसका जो लिया गया है ये कौन सी भाषा से लिया गया है अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। इस तरह से हमने लास्ट वाली क्लास में क्या है बात करी थी और कुछ पॉइंट्स पे हमने डिस्कस करा था। और स्वरों को क्या करा था डिस्कस किया। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक व्यंजन। और व्यंजन में जो हम बात कर रहे हैं वो है कि व्यंजन कहते किसे हैं। तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि व्यंजन वो होते हैं जिनका उच्चारण क्या करा जाए स्वतंत्र रूप से किया जाता है, उन्हें क्या कह देते हैं हम व्यंजन कहते हैं। क्लियर की बात। अगला देखिए व्यंजन अगर आपसे पूछे कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है तो याद रखना व्यंजनों की जो कुल संख्या है वो कितनी है 33 होती है। कितनी होती है 33 होती है। और ये जो आपके सामने दिख रहे हैं इन्हीं को हम क्या कह देते हैं व्यंजन कहते हैं। अगर डिफाइन करने के लिए कहा जाए या और तरीके से तोड़ने के लिए कहा जाए तो अब हम बात करेंगे कि किसको क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले आप देखो कि ये क्या है हमने यहाँ पर लिख रखे हैं कि इसकी संख्या कितनी होती है 33। और अगर मैं आपसे कहूं तो आप ये जो ऊपर के पास देखो इसे कहा जाता है कचट तप। क्या कहा जाता है कचट तप। और कचट तप को अगर हम कहें तो ये क्या है स्पर्शी व्यंजन है। कैसे व्यंजन है स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। कैसे व्यंजन है स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन में तो आप 5 इधर से देख रहे हो और 5 इधर से, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है वर्गीय व्यंजन के तौर पर जाना जाता है। या र ल व इन्हें क्या कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। बहुत पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है। और अगर आपसे पूछ लेता है कि कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं। इसके बाद सा की बात करें स स स और हा ये क्या है हमारे तो याद रखना इन्हें कहा जाता है ऊष्मीय व्यंजन या ऊष्म व्यंजन के तौर पर जाना जाता है। किसे स स और हा को इन्हें क्या है जाना जाता है। क्लियर की बात यहां तक किसी को कोई दिक्कत। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए स्पर्शी व्यंजनों की स्पर्शी या वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है तो याद रखना कितनी हो जाती है इनकी संख्या हो जाती है 25। अंतस्थ की संख्या कितनी है आप देख रहे हो 4 और ऊष्मी की संख्या कितनी हो जाती है 4। तो कुल कितने हो गए आपके सामने 25 और 8 कितने होते हैं 33। इसलिए आपके वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी 33। क्लियर। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये आप देख रहे हैं इन्हें हम क्या कह देते हैं पंचमाक्षर। क्या कहा जाता है पंचमाक्षर। याद रखना इन्हें क्या कहा जाता है पंचमाक्षर या इन्हीं को क्या कह देते हैं नासिक व्यंजन कह देते हैं। क्या
क्या क्या देते हैं? नासिक्य व्यंजन। ठीक है, ये चीज आप याद रखिए। तो ये टोटल आपके क्या हो जाएगा? बेसिक हमने बात करी। अब मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं किससे रिलेटेड, हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड। जैसे अगर हम बात करें, इसे कहा जाता है शिरोरेखा। क्या कहा जाता है? आपने देखा होगा सभी के ऊपर जो लाइन दिख रही है आपको, उसे क्या कहा जाता है? शिरोरेखा। क्या कहा जाता है? शिरोरेखा। और इसके जो नीचे यहाँ पर आपको खड़ी पाई दिख रही है, क्योंकि खड़ी पाई का आप हर जगह प्रयोग देखेंगे। क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, इनमें सभी में आपको क्या मिलेगा? खड़ी पाई का प्रयोग होते हुए देखा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? खड़ी पाई। क्या कहा जाता है? खड़ी पाई। ठीक है, इस तरह से अगर मैं यहाँ पर लाइन खींचकर नीचे कहूं, तो खड़ी पाई में जब आप ऊपर बिंदी देखते हो तो इसे क्या कहा जाता है? अनुस्वार। इसे क्या कहा जाता है? अनुस्वार। क्या कहा जाता है? अनुस्वार। और अनुस्वार की संख्या मैंने कितनी बताई थी? 1। और वो कौन सा हो जाएगा? अंग। क्लियर? इसके बाद अगला आ जाता है जब आपको क्या हो? खड़ी पाई के बाद जब आपको बिंदु मिले तो वहां पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? तो उसे हम क्या देते हैं? उसे हम क्या देते हैं? पंचमाक्षर। क्या कहा जाता है? पंचमाक्षर। और ऐसे पंचमाक्षरों की संख्या कितनी है? 1। और ये आपको कहां देखने के लिए मिल रहा है? यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ कितने हैं? 1। इसके बाद जब पंचमाक्षरों की संख्या क्या हो जाए? जब इसके जस्ट नीचे हो जाए, सॉरी, जब इसके क्या हो जाए? नीचे आपको देखने के लिए मिले, तो इसे क्या कहा जाता है? द्विगुण व्यंजन। तब उन व्यंजनों को क्या कहा जाता है? द्विगुण व्यंजन या ताड़न जात। क्या कहा जाता है? ताड़न जात या उच्छिष्ट। कितना हो जाएगा? द्विगुण, ताड़न जात या उच्छिष्ट कहा जाता है। क्लियर की बात? यहां पर अगर हम बात करें तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 2। ये आपको ड़ और ऋ, ये दो इस तरह से यहीं पर देखने के लिए मिलेंगे। पर ये क्या है? बिना डॉट्स के, और यहां पर मैंने क्या करा है? बिंदुओं का प्रयोग किया। ठीक है, इतना क्लियर? इसके बाद जब ये क्या है? बिंदु का जब आगे प्रयोग हो जाए तो इसे क्या कहा जाता है? पंचमाक्षर। क्या कहा जाता है? तो याद रखना, इन्हें कहा जाता है, जब बिंदु का प्रयोग आगे किया जाए तो उन्हें कहा जाता है नुक्ता चिन्ह। क्या कहा जाता है? नुक्ता चिन्ह। और अगर मैं कहूं नुक्ता चिन्हों की जो खोज की है वो किसके द्वारा की गई है? राजा शिव प्रसाद सितारे। किसके द्वारा? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा इसकी क्या करी गई है? शुरुआत, इसकी खोज की, नुक्ता चिन्ह की। और आपसे नुक्ता चिन्ह पूछे तो नुक्ता चिन्हों की जो संख्या है वो कितनी है? तो याद रखना, नुक्ता चिन्हों के जो नंबर्स हैं वो कितने हैं? 5। और कौन कौन से हो जाएंगे? क, ख, ग, घ, और सॉरी क, ख, ग, ज, और क्या हो जाएगा? फ। ये सभी क्या हो जाएंगे? नुक्ता चिन्हों का इनमें प्रयोग किया जाता है। इनकी संख्या पूछ ले। और ये किस भाषा के हैं? अरबी फारसी भाषा में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे मैं बात करूं तो आप क्या हो जाएगा? जिंदगी। पहला शब्द मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जिंदगी। जिंदगी अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो जिंदगी क्या है? गलत लिखा हुआ। इसमें जब हम इस तरह के डॉट का प्रयोग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अरबी फारसी भाषा का शब्द। अगर मैं कहूं अखबार, तो अखबार ऐसे लिखा हुआ मिलता है, ये भी गलत है। और इसमें भी कैसे लिखा जाता है? इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये क्या होगा? हमारे बेसिक पॉइंट्स हो गए जिनको हम यहाँ पर बात करते हैं। क्लियर की बात? अगला जो हम पॉइंट्स ले रहे हैं वो क्या है कि इनको किस तरह से विभाजित करें। जिसे ये नोट करना है नोट कर लो, वरना स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अगला जो हम बात करते हैं कि किन व्यंजनों को किन किन नाम से जाना जाता है। तो जैसे आपके सामने क्या लिख रहा हूं मैं? पहले 4 लिख रहा हूं। पहले क्या हो जाएंगे? च, छो, जो और छा। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। क्या कहा जाता है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो आपसे पूछा जाए स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो याद रखना, इनके जो नंबर्स है वो कितने हैं? 4। कौन कौन से? 4, छ, ज और झ। इसके बाद अगला आता है, आपको अगर मैं बात करूं तो यहाँ लास्ट में आप देखेंगे मैंने पंचमाक्षर आपको बताई दी। यहाँ पर अगर मैं देखूं या, र, ल, वो, तो आपसे पूछा जाए या और व।
इन्हें क्या कहा जाता है? अर्धस्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धस्वर कहा जाता है। और अर्धस्वरों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। क्लियर है ये बात? और अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अर्धस्वरों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो अगर मैं बात करूं अर्धस्वरों की संख्या कितनी हो गई? 2। जैसे आप यहाँ पर क्या देखोगे? कौवा या कौवा, दोनों का जब हम प्रयोग देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर देख रहे हैं वा का प्रयोग किसकी जगह हो गया? आ का, या आ का प्रयोग किसकी जगह हो गया? वा की जगह। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? इसी तरह से अगर मैं बात करूं महिलाएं, क्या हो जाएगा? महिलाएं। महिलाएं में अगर हम देखें तो महिलाएं इस तरह से भी लिखा जा सकता है और महिलाएं इसी तरह से भी, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। दोनों के दोनों क्या है? ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ए का ये की जगह प्रयोग कर दिया और या का किस जगह? ए के जगह। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? या और वा को अर्धस्वर के तौर पर जाना जाता है। क्लियर इतनी बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अगला हम बात करते हैं, ये हो गया। इसके बाद अगला देखो, अगला आता है रा। रा को क्या कहा जाता है? तो रा को कहा जाता है प्रकंपित। प्रकंपित व्यंजन, या आपसे कह दिया जाए तो इसे क्या कहा जाता है? रा को ही लुंठित व्यंजन के तौर पर जाना जाता है। क्या होता है? इसे किस नाम से जाना जाता है? लुंठित व्यंजन के तौर पर जाना जाता है। किसके तौर पर? लुंठित व्यंजन। अब ये होते क्या है? जब आप रा बोलते हो तो जीभ का जो आपके आगे वाला हिस्सा है वो क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कह देते हैं? लुंठित या प्रकंपित। इसके बाद अगला क्या हो जाएगा आपका? ला। क्या हो जाएगा? ला। और ला को क्या कह देते हैं? पार्श्विक। क्या कहा जाता है? पार्श्विक विंद। ला क्या हो जाएगा? पार्श्विक विंद। अब इसमें पार्श्विक क्या हो जाएगा? ला क्या हो जाएगा? पार्श्विक व्यंजन। और पार्श्विक व्यंजन की पहचान क्या होती है? जब हम ला बोलते हैं तो हमारी जीभ क्या हो जाती है? आगे से इससे जो तालु है उससे टकराती है और उसकी जो जीभ है वो क्या है? जीभ के आसपास से जो हमारी प्राणवायु है वो क्या होती है? आसपास से निकलती है। तो इस तरह से हम इन्हें क्या करते हैं? डिवाइड। प्रकंपित या लुंठित व्यंजनों में क्या होता है? जीभ आगे से खड़ी हो जाती है और पार्श्विक में जो एयर होती है वो क्या होती है? इनके साइड से निकलती है। और प्रकंपित में क्या होता है? जीभ जब रा बोलते हैं तो क्या होगा? जीभ हमारी कहेंगे तो ऊपर टकराने के साथ साथ कंपन करती है। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? प्रकंपित का। ये इतना क्लियर? च, छ, ज और झ को क्या कहा जाता है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। या व को क्या कहा जाता है? अर्धस्वर कहा जाता है। कौवा या कौवा, इस तरह से मैंने एग्जांपल के तौर पर बताया। रा को क्या कहा जाता है? प्रकंपित या लुंठित व्यंजन के तौर पर भी कहा जाता है। ला क्या हो जाएगा? पार्श्विक व्यंजन हो जाता है। क्लियर? इसके बाद अगला क्या आ जाता है आपका? हा। बहुत पूछा जाता है हा क्या है? काकल्य। क्या हो जाएगा? काकल्य। या इसे हम क्या कह देते हैं? ला को काकल्य या ऊष्म संघर्ष, क्योंकि ये कैसा है? ऊष्मीय व्यंजन है। यहां पर बात करें तो हा कैसा हो जाएगा? ऊष्म संघर्षी। ऊष्म संघर्षी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऊष्म संघर्षी व्यंजन के तौर पर हम इसे देखते हैं, काकल्य और ऊष्म। क्लियर इतनी बात? अब देखो यहां पर क्या कहा था? ये स्पर्शी व्यंजन है। स्पर्शी में भी कुछ को हमने क्या कहा है? स्पर्श संघर्षी, जिनको बोलने में हमारे मुंह से क्या वो संघर्ष करना है, उन्हें क्या कहा जाता है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इस तरह से हमने क्या बताए थे? ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है और ये बार बार पूछे जाते हैं कि किसको क्या कहा जाता है और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए हिंदी में अमानक वर्णों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में अमानक वर्णों की संख्या कितनी है? 2। एक क्या हो जाएगा? झ और एक क्या हो जाएगा? भ। इन्हें क्या कहा जाता है? अमानक वर्ण। क्या कहा जाता है? अमानक वर्ण। बहुत पूछा जाता है निम्न में से कौन सा अमानक वर्ण है या कौन सा अमानक वर्ण नहीं, तो ये दोनों क्या है? अमानक वर्ण माने जाते हैं। अब इन्हें क्या कर दिया गया है? अब ये हम इस तरह से प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? अमानक वर्ण। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अमानक वर्ण। पहले वो इस तरह से प्रयोग करे जाते थे और अब किस तरह से? झ और भ के। तो इन्हें क्या कहा जाता है? अमानक वर्ण कहा जाता है। क्लियर की बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अगला हम बात करते हैं, जिसे स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लो, जिसे लिखना है वो लिख लो। ठीक है, इसके बाद अगला आप यहां पर देख रहे हैं कि अगला हम बात करते हैं
संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर, ठीक है। संयुक्ताक्षर कितने होते हैं? तो संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से? पहले आता है स्वर, और ये किसके मेल से बनता है? क और सा के मेल से ही क्या होता है? बनता है। आपसे पूछा जाए कि पहला क्या होता है? हमेशा आधा होता है और दूसरा क्या होगा? पूरा होगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्या होगा? ज। जो इसे ज्ञा नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं ज, और जो ज मतलब जा प्लस अइया के मिल से बना होता है। इसके बाद अगला अगर हम बात करें तो आप यहां पर देखते हैं कि आपको क्या मिलेगा? त्र। त्र किससे मिलता है? नाम जब हम उच्चारित करते हैं तो उन्हीं से पता चल जाता है कि किसके मिल से बना है। क्या होगा? त प्लस र के मिल से बनेगा। और उसके बाद अगला क्या आ जाएगा? श। श का मतलब क्या हो जाएगा? स प्लस रा के मेल से बनेगी। तो इस तरह से संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी हो जाती है? 4। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनो। एक बार पूछा गया कि संयुक्ताक्षरों को छोड़कर कुल कितने वर्णों की संख्या होती है? संयुक्ताक्षरों को छोड़कर कुल कितने वर्णों की संख्या होती है? तो यहां पर देखो, आप यहां पर कि मैंने क्या कहा? संयुक्ताक्षरों को छोड़कर वर्णों की संख्या क्या हो जाएगी? वर्णों की संख्या। याद रखना, टोटल जो वर्ण होते हैं अभी मैं बताऊंगा कितने होते हैं? 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52 होते हैं। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो कितने हैं? संयुक्ताक्षरों को छोड़ने की बात कर रहा है तो 8 माइनस कर देंगे, कितने हो जाएंगे? 44। अब 8 क्यों माइनस करें? क्योंकि बेटा मैंने आपको बताया था संयुक्ताक्षर स्वर कौन कौन से होते हैं। संयुक्ताक्षर स्वर ए, आई, ओ और औ, इन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्ताक्षर स्वर। और इन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्ताक्षर व्यंजन। अब मैंने क्या कह दिया? संयुक्ताक्षर को छोड़कर वर्णों की संख्या, यहां पर मैं कह रहा हूं वर्णों की संख्या, तो इसलिए यहां पर कितना हो जाएगा? 44। अगर मैं कहूंगा संयुक्ताक्षरों को छोड़कर व्यंजनों की संख्या, तो व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तब भी आपकी, क्योंकि इसमें हमने क्या है? व्यंजनों को काउंट नहीं किया गया, तो आपकी तब भी कितनी हो जाएगी? 33। ठीक है, याद रखना। इस तरह से क्वेश्चनों को घुमाया जा सकता है, बस और कुछ नहीं है। बस आपके दिमाग में होना चाहिए इन चीजों को कि किसे क्या कहते हैं। इन्हें भी संयुक्ताक्षर कहते हैं और इन्हें भी संयुक्ताक्षर, पर ये क्या है? स्वर है और ये क्या है? व्यंजन। ठीक है, इस तरह से याद रखना। ये लेना चाहो तो ले सकते हो, उसके बाद आगे बढ़ो। अगला आता है कुल वर्णों की संख्या। क्या बताया है? कुल वर्ण। और कुल वर्णों के बारे में अगर हम बात करें, वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आपको याद रखना है वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 52। कितनी होती है? 52। कैसे? स्वर कितने हो जाएंगे? तो स्वर की संख्या कितनी हो जाएगी? 11। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा व्यंजन, तो व्यंजनों की संख्या कितनी बताइए? तो अभी लिखा आपके सामने 33। और अभी मैंने आपको क्या बताया है? द्विगुण व्यंजन ताड़न जात जो बताया है, ठीक है, या उच्चित, द्विगुण या ताड़न जात या उच्चित, इनकी संख्या कितनी बताई थी? 2। और ये क्या हो जाएगा? ड़ और ढ। ठीक है, याद रखना इनका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों में नहीं होता। ठीक है। इसके बाद अगला क्या हो जाएगा? द्विगुण ताड़न जात। इसके बाद अगला क्या हो जाएगा? संयुक्ताक्षर। क्या हो जाएंगे? संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी बताती है? 4। कितने बताए हैं? 4। कौन सा हो जाएगा? पहला आपका हो जाएगा श्रु, जो, त्रु और शु। इनको मिलाकर हमारे संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी हो जाती है? 4। और इसके बाद अगला क्या हो जाएगा? संयुक्ताक्षर व्यंजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें हम पहले भी स्वर में काउंट कर सकते हैं, बचे हुए संयुक्त। और इसके बाद ये हो गया द्विगुण। और इसके बाद आप देखेंगे कि हमें क्या मिलते हैं? 2 मिलते हैं अयोगवाह। कौन से हो जाएंगे? अयोगवाह। अयोगवाह की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। और मैंने कौन सा बताया था? अयोगवाह अंग और आह, इन्हें क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। तो अगर आप काउंट करोगे 11 और 33 कितने हो गए? 44। 44 और 2 46 और 4 50 और 2 52। टोटल कितने हो गए? वर्णों की संख्या आपसे पूछ ली जाए तो कितनी हो जाएगी? 52। क्लियर इतनी बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो ये भी सीधे सीधे पूछ लेता है कि कितनी संख्या और कैसे कैसे विभाजित। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनता है आपका कि अब हम बात करते हैं व्यंजनों का विभाजन। किसका विभाजन करते हैं? व्यंजनों का विभाजन। ये तो हमने बेसिक पॉइंट्स पढ़ ली। अब हम बात करते हैं व्यंजनों का विभाजन।
का विभाजन। कितने प्रकार से करते हैं व्यंजनों का विभाजन? तो याद रखना हम मेनली दो प्रकार से करते हैं। पहला जो हो जाता है वो क्या हो जाएगा? प्राणवायु के आधार पर। क्या हो जाएगा? प्राणवायु के आधार पर। किसके आधार पर? प्राणवायु के आधार। प्राणवायु के आधार। प्राणवायु के आधार पर अगर मैं बात करूं तो प्राणवायु के आधार पर जो इनकी संख्या है वो कितनी हो जाती है? तो इसे हम क्या कहते हैं? प्राणवायु का मतलब है मुंह से निकलने वाली हवा के आधार पर, क्योंकि हम जो सांस ले रहे हैं वो इसी को हम क्या कह देते हैं? प्राणवायु। तो मुंह से निकलने वाली हवा के आधार पर कितने हो जाएंगे? दो प्रकार से। जैसे एक क्या हो जाएगा? अल्प प्राण, और दूसरा क्या हो जाएंगे? महाप्राण। क्या हो जाएंगे? अल्प प्राण और दूसरा क्या हो जाएगा? महाप्राण। क्या हो जाएंगे? महाप्राण। इस तरह से हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अगर आपसे पूछे कि अल्प प्राण कौन कौन से, तो याद रखना अल्प प्राण की जो संख्या है वो कौन हो जाएगी? 3, 5। ठीक है, जो आप ये देख रहे हो इन्हें हम क्या कह देते हैं? वर्ग। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये क्या हो जाएगा? पांचवा। तो 1, 3 और 5 की यहां पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1, 3, 5 और क्या हो जाएंगे? सभी स्वर। क्या हो जाएंगे? सभी स्वर प्लस और क्या हो जाएगा? सभी स्वर, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेंगे? अंतस। या, र, ल और व क्या हो जाएंगे? तो ये सभी हम किस में रखते हैं? अल्प प्राण में। और इसी के बाद महाप्राण, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपसे सीधे सीधे पेपर में पूछ लेता है। कौन सा व्यंजन? महाप्राण की बात करें तो जो इसमें से जो बच गए उन्हें किस में कर देते हैं? महाप्राण में कर देते हैं। महाप्राण में कितने हो जाएंगे? 2, 4, क्योंकि 1, 3 और 5 किसमें आ गया? इसमें। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 और 4। आज भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो बोलने में दिक्कत हो रही है, तो मैनेज कर लिया। ठीक है, 2 और 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 5। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 और 4 प्लस कौन से हो जाएंगे? आपके ऊष्म व्यंजन स, स और क्या हो जाएगा? हा। इस तरह से हम इन्हें क्या कर लेते हैं? प्रोनाउंसिएट कर लेते हैं। तो इसमें कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे। अगर आपसे इनमें महाप्राण पूछे तो कितने हो जाएंगे? महाप्राण की संख्या आपको देखने के लिए मिलेगी तो 10 और 4 14 देखने के लिए मिलेंगे। इस तरह से आप लोग अपने आप काउंट कर सकते हो। 11, 4, 15, 15 और 15 30 हो जाएंगे। इस तरह से अपने आप काउंट करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला अगर हम बात करें तो अगला जो आपका आता है वो किसके आधार पर आता है? जो अगला टाइप हो जाता है वो हो जाता है व्यंजनों का विभाजन में हम अगले पे बात करते हैं, और अब वो क्या हो जाएगा? कंपन के आधार पर। किसके आधार पर? कंपन के आधार पर। किसके आधार पर? कंपन के आधार पर। कंपन को हम शुद्ध हिंदी में क्या कह देते हैं? सघोष और अघोष कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सघोष और अघोष। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? अघोष। जिनको बोलते समय हमारे मुंह में किसी भी प्रकार का कंपन ना हो उन्हें क्या कह देते हैं? अघोष। और जिनको बोलते समय हमारे मुंह में क्या हो? कंपन, उन्हें क्या कहा जाता है? सघोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सघोष कहा जाता है। क्लियर है बात? अब देखो यहां पर सीधे सीधे आपसे पूछाता है कि अघोष कौन कौन से हैं। तो याद रखना अघोष कौन कौन से हैं? पहला और दूसरा अघोष हो जाएगा। प्लस स, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? अघोष में काउंट होते हैं। इसके बाद जो भी आपके बच्चे में रहेगा वो किस में आ जाएंगे? सघोष में। कौन कौन से हो जाएंगे? तीसरा, चौथा, पांचवा प्लस अंतस्थ या, र, ल, व और बचा हुआ क्या रह गया? हा। तो ये इसको मेनली याद रखना, ये कहां पर आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा। ठीक है, कहां पर आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा। इस तरह से हम क्या करते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। क्लियर है बात? और साथ ही साथ अब यहां पर क्या रह गए? स्वर भी तो रह गए। तो आपसे पूछा जाएगा स्वर, जब भी अलग से पूछेगा। अभी तो हम व्यंजनों का विभाजन कर रहे हैं, पर अगर यहीं पर मैं कहता हूं वर्णों का विभाजन तो ये क्या हो जाएंगे? स्वर इसमें काउंट। ठीक है, याद। तो ये बिल्कुल बहुत पूछे जाने वाले क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का विभाजन। किसका विभाजन के बारे में बात कर रहे हैं? उच्चारण स्थान
के आधार पर वर्णों का विभाजन। क्या हो जाएगा? उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का विभाजन। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति है, अब देखो मेरी आर्ट तो अच्छी है नहीं, मान लो यही कोई इंसान है, ठीक है, ठीक है, ये जो है इसे हम क्या देते हैं? स्वास्थ्य। अब ये जो हमारा मेनली अगर हम बात करें तो इसे क्या कहा जाता है? कंठ। क्या हो जाएगा? इसे क्या देते हैं? कंठ। उसके बाद अगला जो हम बात करते हैं, मुंह का जो ऊपरी भाग होता है उसे यहां पर जो पीछे होता है उसे क्या कह देते हैं? तालव्य। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे तो आपके इस तरह से अगला क्या हो जाएगा? देखो इसको याद रखने का तरीका है KTMDO। पहले क्या हो गया? कंठ, फिर क्या हो जाएगा? तालव्य। ठीक है, और फिर जब आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल आगे वाला जो छोर होता है उसे क्या कहा जाता है? मूर्धा। क्या कहा जाता है? मूर्धा। उसके बाद अगला क्या आ जाता है? मूर्धा के बाद आपके आ जाते हैं दांत। क्या आ जाएंगे? दांत। तो दांत के लिए क्या कह देंगे? दंत। और दांत के बाहर क्या आ जाएगा? ओष्ठ। तो टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 5। कौन सा हो जाएगा? इसे हम आसान से क्या कह देते हैं? KTMDO। क्या कह देते हैं? KTMDO। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? KTMDO। का से क्या हो जाएगा? कंठ। टी से क्या हो जाएगा? तालव्य। और अगला क्या हो जाएगा? मूर्धा। क्या हो जाएगा? मूर्धा। और इसके बाद डी से क्या हो जाएगा? दंत। और ओ से क्या हो जाएगा? ओष्ठ। क्या हो जाएगा? ओष्ठ। इस तरह से कितने भागों में विभाजित कर दिया? 5 भागों में विभाजित कर दिया। क्लियर है बात? इसके बाद अगला इन्हें हम क्या कह देते हैं? क, च, ट, त, प। इन्हें वर्ग के तौर पर जाना जाता है क्योंकि ये क्या है? पूरे पांचों को कवर करते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो इसमें कौन सा आएंगे? कावर। कौन सा आ जाएगा? कावर। इसके में क्या आ जाएगा? चावर। फिर क्या आ जाएगा? टावर। फिर क्या आ जाएगा? इसके बाद क्या आ जाएगा? टावर। अगला क्या हो जाएगा? टावर। और टावर की अगर बात करूं तो क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। और ये ओ से क्या आ जाएगा? तो पावर किस में आता है? ओ से आता है। तो इनको ये तो बेसिक है और ये आपको याद हो जाते हैं, पर जो अब एक्स्ट्रा पूछे जाते हैं वो क्या क्या पूछे जाते हैं? जैसे आपके लिए पहला जो आ जाता है वो कंठ में कौन कौन से आते हैं? विसर्ग। कंठ में कौन सा आएगा? पहला विसर्ग। इसके बाद क्या आ जाएगा? अ, आ। और साथ ही साथ में क्या आ जाएगा? आ। तो इसे याद रखने के लिए क्या मैं लिख देता हूं? विभाग। क्या हो जाता है? विभाग। वी से क्या हो जाएगा? विसर्ग। आ से क्या हो जाएगा? और हा से क्या हो जाएगा? यह। अब देखो फिर सबसे पहले क्या हुई? शादी। और शादी में तुमने क्या बोला? शादी में सबसे पहले जो शादी का कार्ड भेजा जाता है वो किसे भेजा जाता है? इसको, भगवान को भेजा जाता है। शादी का पहला कार्ड किसे भेजा जाता है? भगवान को। तो कंठ के बाद तालव्य आता है। तालव्य में क्या हो जाएगा? ई, या, और क्या हो जाएगा? सा। ये क्या हो जाएगा? यहां से होगा। इसके बाद आपने क्या करा? शादी में सबसे पहले भगवान को बुलाया और भगवान को बुलाने के बाद आपने किसको बुलाया? पंडित जी को। और पंडित जी को हम क्या कह देते हैं? ऋषि। क्या हो जाएगा? ऋषि। तो यहां पर क्या आ जाएगा? री। मतलब मूर्धा से कौन कौन से उच्चारित होंगे? री और सा। किससे उच्चारित होंगे? मूर्धा से उच्चारित होंगे। क्लियर की बात? अगला आपने क्या क्या कहा? आपके जो साला है, मतलब आपकी शादी होगी तो आपका साला होगा, तो आपने क्या कहा? अपने साले से कोई बात की और आपके साले ने मानने से मना कर दिया और आपको क्या आ गई? गुस्सा। तो आपने क्या गई? उसके क्या करा? घुसे ही घुसे मारे और क्या कहा? ले सा, लेसा है। पर ऐसा कर मत देना, पता चले ब्याह भी ना हो। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ला और सा आपका किस में आ जाएगा? आपने क्या मारे? घुसे घुसे मारे। किस पे? दांत पे। ठीक है, किस में मारे? दांत पे। द से क्या हो जाएगा? दंत। किस पे? किसके मारे? दांतों पे, साले के। तो क्या हो जाएगा? ले और सा, लस। ठीक है, याद रखना। और उससे क्या हो जाएगा?
और जब आप मार रहे थे अपने साले को तो वहां पर जो लेडीज थी वो खड़ी खड़ी क्या कह रही है, ऊ, साला फट गया। तो इस तरह से क्या होगा, ऊ और ऊ। ठीक है, ये किससे उच्चारित किए जाते हैं, ये इस तरह से उच्चारित किए जाते हैं। ऊ मतलब ऊ आप देखेंगे तो मैंने अभी आपको बताया था ये किससे उच्चारित करे जाते हैं, ओट से उच्चारित करे जाते हैं। ठीक है, मैंने कहा ना ऊ ऊ करती हूं तो ये क्या हो जाएगा, ओट से। तुमने क्या मारे, दांतों पे घुसे मारे, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ल और सा। किसके माने हैं, काले के। ठीक है, अभी भी कह रहा हूं कि कहीं प्रैक्टिकल मत करने बैठ जाए। ठीक है, ये इसके बाद आपने मैंने बताया था कि आपका क्या है, विवाह, और विवाह में आपको ने किसको बुलाया है, ईश को, और इसमें इसके साथ किसको बुलाया है, पंडित जी को। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इनके उच्चारण स्थान के आधार पर उन्हें याद रखते हैं। क्लियर है बात। अगला आ जाते हैं, कुछ रह गए जैसे ए और आई। मैंने आपको क्या बताया था, ए किससे मिलकर बनता है, आ प्लस ई से मिलकर बनता है, आ प्लस ई से मिलकर बनता है। तो आ किससे हो गया, ये आ यहां पर आया, आ किससे बना है, कंठ से, और ई किससे बना है, ई जो बना है वो किससे बना है, तो आपको पता है ई किससे बना है, तालव्य से। तो ये क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य। इसे क्या कह देते हैं, कंठ। ए और आई का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य हो जाएगा। इसके बाद अगला जो आपके सामने आ जाता है वो क्या आ जाता है, ओ और औ। इनका उच्चारण स्थान कहां से आ जाएगा, तो याद रखना ये क्या होते हैं, आ प्लस ऊ से मिलकर बनते हैं। आ क्या हो गया, कंठ, और ऊ क्या हो गया, ओष्ठ। क्या हो गया, ओष्ठ। तो ये क्या होगा, कंठोष्ठ। क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। इस तरह से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उच्चारण स्थान। बस एक शब्द रह जाता है जिसे हम क्या कह देते हैं, वाह। और वाह का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, तो याद रखना वो हो जाएगा दंतोष्ठ। क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ। वाह का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ। इस तरह से हम क्या करते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर और इनका डिवाइड कर लेते हैं। क्लियर है की बात। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो पूछो। ठीक है, अगला जो हम बात करते हैं, तो अगला जो टाइप आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप आता है कि आपके सामने हिंदी शब्दकोश। ये तो हो गया हमारे वर्णमाला। अब हिंदी शब्दकोश से यूपी पुलिस कांस्टेबल में और यूपीएसआई में अब जो पैटर्न आ गया उसमें क्या करने लगे हैं, शब्दकोश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और शब्दकोश का हमें पता है कि हम तो बेसिकली बात करते हैं कि उच्चारण इस आधार पर होता है, पर बेटा हिंदी शब्दकोश जो है उसमें उच्चारण, जैसे आपने लिखा है ना कि मैं कुछ शब्द लिखूं, जैसे मैंने आपको लिखा, आपने रीजनिंग में एक तरह के क्वेश्चन करे होंगे, जैसे हम क्या लिखते हैं, पहले लिखा ए बी सी, फिर क्या लिख दिया, बी सी डी ई, और फिर क्या लिख दिया, बी सी ई, और फिर लिख दिया एफ ई जी, और फिर लास्ट में आपने रीजनिंग में क्वेश्चन करे होंगे ना, तो हम क्या करते हैं इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, जो ए है सबसे पहले क्या आता है, हम उसमें देखते हैं अल्फाबेट्स में, तो सबसे पहले ए आता है, तो उसके आधार पर क्या आ जाएगा, पहले बी आ जाएगा। दूसरे पर कौन सा आएगा, ए के बाद क्या आता है, बी आता है, तो दूसरे पर ये हो जाता है, तीसरे पर ये हो जाएगा, और चौथे पर ये हो जाता है। इसी तरह से डिफाइन करते हैं। और बेटा अब जो क्वेश्चन बनने लगा है वो किससे बनने लगा है, हिंदी शब्दकोश से बनने लगा है। किससे बनने लगा है, हिंदी शब्दकोश। इंग्लिश सभी को आती है और अल्फाबेट्स भी सबको याद है, पर अब क्वेश्चन क्या बनता है, शब्दकोश। शब्दकोश हिंदी शब्दकोश के आधार पर पूछा जाता है व्यवस्थित करके। तो हिंदी शब्दकोश में याद रखना, हिंदी शब्दकोश की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है, अंग से होती है। फिर क्या होता है, चंद्र बिंदु, क्या ये चंद्र बिंदु। फिर क्या आ जाएगा, विसर्ग, और विसर्ग के बाद क्या आएगा आपका, अ आ, ई ई, उ ऊ, ए आई, सॉरी बीच में एक बी है, ए आई ओ और औ। इसके बाद आप देखते हैं का के बाद ये तो आपके क्या होगा, स्वर। आपसे सीधे सीधे पता है कैसे क्वेश्चन पूछेगा, हिंदी शब्दकोश का पहला शब्द कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, अ। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा आ से पहले क्या आता है, तो विसर्ग, आह, क्या आएगा, आह। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अगला पूछेगा कि का के बाद क्या आता है, तो का के बाद आपको मैंने बताया था श्र। श्र किससे मिलकर बना है, श्र किससे मिलकर बना है, क और सा से मिलकर बना है।
तो ये किसके बाद में आएगा, ता के बाद आएगा, तो क्या आ जाएगा, और इसके बाद आ जाएगा ख, ग, घ, और अगला क्या हो जाएगा, ड़। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है का के बाद क्या आएगा, खा से पहले क्या आएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया। फिर क्या आ जाएगा, च, अगला क्या आ जाएगा, च, ज। अब जा के बाद मैंने क्या बताया था, ज्ञ। ज्ञ किससे मिलकर बना होता है, तो आपको पता है कि ज्ञ जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, ज्ञ जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो याद रखना ज्ञ जो होता है वो यहां पर आप देखेंगे कि मैंने बताया था ज प्लस अइया से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये किसके बाद में आएगा, जो ज्ञ है, ज है वो किसके बाद में आएगा, जा के बाद। तो जा के बाद क्या आता है, और आपसे क्या पूछ ले, झ से पहले क्या आता है, तो ये यहां पर आ जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, इया। फिर क्या आ जाएगा, ट, ठ, ड़, ढ़, ण, ठीक है। इसके बाद अगला क्या आ जाएगा, त। ता के बाद मैंने क्या बताया था, त्र। त्र किससे मिलकर बना है, ता प्लस रा के मिल से बना है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, त्र। फिर क्या आ जाएगा, थ, द, ध, और अगला क्या आ जाएगा, न। क्या हो जाएगा, प, फ, ब, भ, म, ठीक है। इसके बाद अगला क्या आ जाएगा, या, र, ल, व, और लास्ट में आपको क्या मिलेगा, सा। और सा के बाद, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, श्र। तो ये क्या हो जाएगा, सा प्लस रा के मेल से बना होता है, तो क्या हो जाएगा, श्र। फिर क्या आ जाएगा, स, स, और अगला क्या हो जाएगा, हा। इस तरह से हम क्या करते हैं, हिंदी शब्दकोश, इसे कहते हैं हिंदी शब्दकोश। इससे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्या करता है कि पेपर में आपको एग्जाम्पल के तौर पर क्या कर देगा, आपसे कह देगा कि इन्हें क्या करें, वर्ण व्यवस्थित करें, इन्हें क्या करें, किस आधार पर लगाएं। तो आप क्या देखेंगे कि इनसे क्वेश्चन सीधे ऐसे पूछ लेता है कि आप यहां पर देखेंगे, ठीक है। तो आप यहां पर क्या देखते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे कि जो अगला चीज आती है वो किस आधार पे आएगी, कि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि अनार, अंगूर, अंगूर, ठीक है, अनार, अंगूर, और कबूतर, ज्ञानी, क्षत्रिय। और अगर आपसे पूछ लिया जाए क्षत्रिय, ये बेटा त्रा, ठीक, क्षत्रिय, और आपसे अगला कह दिया जाए तलवार। इनको आपको क्या करना है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार क्रमबद्ध करना है। तो आपको क्या देखना है कि सबसे पहले यहां पर हमने किसको देखा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, मैंने हिंदी शब्दकोश में क्या आता है, हम ये बहुत इजी क्वेश्चन बता रहा हूं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, इसके बाद में आप देखेंगे कि क्या आ जाएगा, इसके बाद में क्या आ जाएगा, अनार, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा, अगला क्या आ सकता है, का आएगा या छ है, का आएगा तो तीसरे पर ये आ जाएगा, और का के बाद में क्या है, श, तो ये क्या हो जाएगा चौथे पर। इसके बाद पांचवें पर कौन आएगा, जा के बाद ये आता है, तो जा के बाद ये आ जाएगा पांचवा, और ये क्या हो जाएगा छठा। इस क्रम में क्या है, आपको व्यवस्थित लगाने के लिए आता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हिंदी शब्दकोश। यहां तक हमने क्या है बात कर ली। अगर आपको हिंदी वर्णमाला या हिंदी शब्दकोश से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना, या जैसे चाहो आप वैसे पूछ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में जो हम बात करेंगे वो हम मेनली बात करेंगे शब्दों के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, अगर किसी को डाउट हो तो पूछ